मेन हमारा प्रैक्टिस सेशन ही है, तो अच्छे से समझेंगे जितनी भी चीजें मैं बताने वाला हूं। मूविंग चार्जेस में मैंने बताया था कि एक फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू, अगर कभी भी मैग्नेटिक फील्ड में एक पार्टिकल मूव कर रहा हो देन फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय दैट पार्टिकल इज F इक्वल टू Q V क्रॉस B। ऐसा फॉर्मूला होता है अपने पास, ठीक है। कभी भी अगर एक चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा होगा, अगर मूव नहीं कर रहा तो कोई फोर्स नहीं लगने वाला। डायरेक्शन निकालने के लिए हम हमेशा क्या करेंगे, V की जगह फिंगर रखेंगे, V की डायरेक्शन में फिंगर और B की डायरेक्शन में कर्ल कर देंगे उस फिंगर को। मतलब अगर मैं पहला केस बनाना चाहूंगी V इज पैरेलल टू B, दोनों अगर पैरेलल हो जाए, ये रही मैग्नेटिक फील्ड और इसी डायरेक्शन में एक पार्टिकल चलना स्टार्ट कर दे, तो क्या करें, क्या होगी डायरेक्शन ऑफ फोर्स, या फोर्स लगेगा भी या नहीं ये सोचना है। इधर पार्टिकल मूव कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड भी यहां पे है। पता है क्रॉस प्रोडक्ट को हटा के क्या आता है, साइन थीटा। लेकिन V और B में एंगल कितना दिखाई दे रहा है, 0 डिग्री। दैट इज वाई इस पे फोर्स भी कितना होगा, 0। तो इसका पाथ कैसा होगा, पाथ होगा स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में चलता रहेगा पार्टिकल। कोई इंटरेस्टिंग सा केस तो नहीं था ये। दूसरा केस हमारे पास आता है V इज परपेंडिकुलर टू B। अगर मान लो ये रही मैग्नेटिक फील्ड, क्रॉस का मतलब क्या होता है, कहां है मैग्नेटिक फील्ड, इनसाइड। अगर मान लो मैग्नेटिक फील्ड है इनसाइड और पार्टिकल कुछ इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर दे, तो बताओ इस बार उस पर फोर्स कहां लगेगा, V की डायरेक्शन में अपनी फिंगर रखनी है और B की डायरेक्शन में घुमा देनी है, तो थंब कहां है, अपवर्ड, तो फोर्स यहां लगेगा। पार्टिकल इधर की डायरेक्शन है, बीच में कहीं मूव करेगा एंड अप टू सोन, फोर्स इधर, वेलोसिटी इधर, पार्टिकल फिर यहां कहीं मूव करेगा एंड अप टू सोन। चलते 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 कैसी ट्रैजेक्टरी हो जाएगी, एक सर्कुलर ट्रैजेक्टरी। तो अगर कभी भी एक पार्टिकल इस तरीके से मूव कर रहा है सच दैट उसकी वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड है, तो उसका पाथ कैसा होता है, ध्यान रखेंगे। तो ये ऐसा सर्कल जैसे इसकी ट्रैजेक्टरी होगी। इस सर्कल की फिर कुछ रेडियस भी होनी चाहिए। हमारा नेक्स्ट टास्क है कि इसकी रेडियस, वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, ये सारी चीजें हम निकालें एक एक करके। देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें पता है कि ये पार्टिकल मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, तो मैग्नेटिक फोर्स का भी फॉर्मूला बताया था, QVB साइन कितने डिग्री। क्या तुम लोगों को पता अगर कभी भी कोई पार्टिकल एक सर्कल में मूव करता तो उस पर एक और भी फोर्स लगता है, विच इज सेंट्रीपिटल फोर्स। सो दिस मस्ट प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स। चीजें कैंसिल होंगी, V से V कैंसिल और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो R की वैल्यू बन जाएगी mV/QB। ढेर सारे क्वेश्चन बनते हैं इस छोटी सी चीज पे, ध्यान रखना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वेलोसिटी और रेडियस में कितना एंगल दिख रहा है हमें यहाँ पे, या ये रहा, सॉरी, वेलोसिटी और फोर्स में कितना एंगल दिख रहा है हमें, 90 डिग्रीज, ध्यान रखना। तब ये वाली चीजें वैलिड होंगी। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड, ये दोनों सेम डायरेक्शन में तो स्ट्रेट लाइन, अगर परपेंडिकुलर है तो सर्कल। अगर हमें पूछ लिया जाता कि इसको इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम बताओ, तो m इंटू वी क्या होता है, क्या इसको हम काइनेटिक एनर्जी की टर्म्स में भी बता सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला होता है p² डिवाइड बाय 2m। तो यहां से p की वैल्यू क्या आ जाएगी, सेकंड चैप्टर से कोई फॉर्मूला याद है एनर्जी और पोटेंशियल में, याद करो, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी और पोटेंशियल में कुछ रिलेशन। एनर्जी इज इक्वल टू Q डेल्टा V, ध्यान रखेंगे। तो 2mQ पोटेंशियल, याद रखेंगे। पोटेंशियल की टर्म्स में भी हमसे पूछा जा सकता है कि एक पार्टिकल है, उसको 50 वोल्ट से हमने भेजा, एक्सेलरेट कराया, तो बताओ उसकी रेडियस कितनी होगी, मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द मोशन। ये रहा फॉर्मूला। अगर इसी को ही हम टेम्परेचर के टर्म्स में लाना चाहते तो वो भी बन सकता था। तो टोटल इसके 5 फॉर्मूलाज होते हैं अपने पास। टेम्परेचर के टर्म्स में होता है 3mkT, यहाँ पे K है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, तो ये क्वेश्चंस इस पे बन जाते हैं, समझ आया, ऐसा कुछ। इसके अलावा अगर हमसे पूछ लिया जाए कि तुम ओमेगा बताओ, तो क्या कोई ओमेगा का फॉर्मूला पता है। ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी। एक ओमेगा का होता है 2π म्यू या फिर 2π/t, लेकिन दिक्कत है t नहीं पता, तो कहीं पर टाइम भी निकाल लेते हैं। टाइम निकालने का फॉर्मूला कोई, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, या स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। तो टाइम का क्या आ जाएगा, डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। कितना डिस्टेंस कवर होगा एक रिवॉल्यूशन में, 2πr, और स्पीड कितनी है इसकी, v। बस यहां से वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। अगर मैं इसमें फिलहाल के लिए r की वैल्यू पुट करूं तो क्या बनेगा, टाइम 2π, इसमें वैल्यू पुट करोगे mv/qb
और डिवाइड में एक v, तो v से v कैंसिल होगा, टाइम पीरियड आ जाएगा 2πm/qb। इस टाइम पीरियड को मैं अगर इसमें पुट करूं तो ओमेगा भी निकाला जा सकता है ना। अगर हमसे ओमेगा या फ्रीक्वेंसी कुछ भी पूछ ली गई, दीज आर दी फॉर्मूलाज जो हम यूज कर रहे होंगे। कुछ कंफ्यूजन है यहाँ तक? नोट्स आराम से बनाते रहना, स्लाइड्स में भेज दूंगा तुम लोगों को, समझ लो, क्वेश्चंस करके देखने हैं लेकिन साथ साथ जो मैं कराऊंगा। तीसरा एक केस आता है, हमने पैरेलल का केस कर लिया, परपेंडिकुलर का केस कर लिया, लेकिन अगर किसी भी एंगल पे जा रहा हो पार्टिकल तो, या फिर मान लो तुम्हें कभी गिवन हो, मैं एग्जांपल से समझाता हूं, मान लो तुम्हें गिवन है वेलोसिटी इक्वल टू 2i कैप 3j कैप मीटर पर सेकंड, ऐसा कुछ दिया हुआ है, और साथ में कुछ मैग्नेटिक फील्ड दी हुई है 40 j कैप मिली टेस्ला, ऐसा कुछ दे दिया मान लो। कहेंगे जरा बताना क्या ट्रैजेक्टरी होगी पार्टिकल की, बताओ इस बार वेलोसिटी पैरेलल है या परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के, तो बताओ इस बार ये कौन सा केस हुआ, इस बार वेलोसिटी पैरेलल है या परपेंडिकुलर है? द आंसर इज इस बार दोनों कंपोनेंट्स है उसके पास। इस बार आई कैप भी है, वेलोसिटी उस डायरेक्शन में भी है जो परपेंडिकुलर हो मैग्नेटिक फील्ड के, इस बार हमारे पास वो वेलोसिटी भी है जो पैरेलल हो। ऐसे कैसे हो सकता है कि पैरेलल भी है परपेंडिकुलर भी है, तो ट्रैजेक्टरी क्या बनेगी? सीधा भी चलना है, गोल भी घूमना है, तो ट्रैजेक्टरी होती है हेलिकल पाथ। इसका मतलब है अगर ये रही कभी भी हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड और ये चल रहा है पार्टिकल कुछ इस डायरेक्शन में, मेकिंग एन एंगल थीटा विद मैग्नेटिक फील्ड, तो v का यहां कितना आ जाएगा और यहां कितना आ जाएगा? v sin थीटा। बता सकते हो ये v sin थीटा किस चीज में हेल्प करेगा? सर्कुलर मोशन में। और v cos थीटा किस में हेल्प करेगा? स्ट्रेट लाइन पाथ में। और दोनों को मिला के पाथ कैसा होगा? हेलिकल पाथ। मतलब सीधा भी चलना है और गोल भी घूमना है, तो सोच के देखो ऐसे स्प्रिंग जैसी शेप बन जाएगी, समझ आया? तो इसका रास्ता कुछ, इसका पाथ कुछ ऐसा सा होगा। अब मुझे जरा एक बात सोच के बताना, इसकी अगर मुझे रेडियस लिखनी है, मैं दोबारा कैलकुलेशन नहीं करना चाहता और डेरिवेशन ज्यादा आते भी नहीं है इसके, फॉर्मूलाज ध्यान से समझना। अगर मैं इसकी रेडियस लिखना चाहता हूं तो क्या फॉर्मूला था पिछली वाली स्लाइड पे? mv/qb, ये रहा। मुझे बताओगे यहां कौन सी वेलोसिटी यूज करूं? बाकी पे तो कुछ फर्क पड़ने नहीं वाला। नहीं बेटे, v कौन सी यूज करूं? एक है v cos थीटा, एक sin थीटा। क्या लगता है कौन सी वेलोसिटी यूज करनी चाहिए? क्यों? कौन है जो रिस्पॉन्सिबल है सर्कुलर मोशन के लिए, साइन या कॉस? साइन थीटा। दैट इज वाई यहां क्या आना चाहिए? समझ आया क्या लॉजिक मैंने बताया है? रेडियस वहां से आती है जो सर्कुलर मोशन में घुमा रहा है, और सर्कुलर मोशन का कारण है दिस v sin थीटा। अगर मुझे टाइम पीरियड निकालना पड़े तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2πm/qb। बता सकते हो इसमें साइन आएगा या कॉस या कुछ भी नहीं? तो टाइम पीरियड में क्योंकि ना तो रेडियस होती है ना वेलोसिटी होती है। एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया था कि बताओ अगर एक पार्टिकल है वो पहले 2 मीटर के सर्कल में घूम रहा था, फिर वो 4 मीटर के सर्कल में घूमना स्टार्ट हो गया, तो बताओ उसके टाइम पे क्या फर्क पड़ेगा? क्या लगता है? यह एमसीक्यू आया हुआ था। अगर पहले इतने बड़े सर्कल में था एक पार्टिकल, फिर इतने बड़े सर्कल में हो गया, तो बताओ उसके टाइम पे क्या फर्क पड़ेगा? द आंसर इज कुछ भी नहीं, क्योंकि है ही नहीं इसमें रेडियस। ना ये रेडियस पे डिपेंड करता है और ना ही ये वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन अगर तुम्हें कह दिया गया कि एक ट्रैजेक्टरी, एक सर्कल है, उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है और दूसरी साइड एक अल्फा पार्टिकल मूव कर रहा है, क्या टाइम पे फर्क पड़ेगा या नहीं? इस बार पड़ेगा। चार्ज अलग अलग है। इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? 1.6 10⁻⁻⁹ और अल्फा पार्टिकल पे कितना चार्ज होता है? 2e। अल्फा पार्टिकल मतलब हीलियम का न्यूक्लियस, तो उस पर 2e चार्ज होगा। ध्यान रहेंगी ये बातें। इस बार एक एक्स्ट्रा चीज है बेटे, इसमें एक एक्स्ट्रा चीज है, विच इज जब पार्टिकल यहां से स्टार्ट हुआ, बता सकते हो एक टाइम पीरियड के बाद वो कहां पहुंच जाएगा? एक रिवॉल्यूशन के बाद वो कहां पहुंच जाएगा? पार्टिकल ऐसे घूम रहा है ना, घूमने के बाद जैसे ही एक सर्कल कंप्लीट करेगा तो इसको पहुंचना चाहिए यहां ना, जहां से शुरू किया वहीं पे एक रिवॉल्यूशन के बाद पहुंच जाएगा। लेकिन तुम्हें लग रहा है इस बार एक रिवॉल्यूशन के बाद ये थोड़ा आगे भी बढ़ गया, तो ये जो चीज हमारे पास आई ना दिस, इसका नाम पता किसी को? ये दो सर्कुलर पाथ के बीच के डिस्टेंस को हम यहां पे बोलते हैं, सही बोल रहे हो, पिच। तो ये पिच का फॉर्मूला क्या होना चाहिए? कितनी स्पीड से हम आगे चल रहे हैं, अब मतलब ये पार्टिकल कितनी स्पीड से आगे चल रहा है? ये वाली स्पीड कितनी है? v cos थीटा। और टाइम इसको कितना लग रहा है? 2πm/qb। बस हो गया। पिच मतलब डिस्टेंस ही तो है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड
इंटू टाइम। क्या तुम लोग ये समझ पाए कि इस बार हमने v cos थीटा क्यों यूज किया? क्यों? आगे जा रहे हैं इस बार हम। और अगर सर्कल की बात होती तो v sin थीटा आता। सर्कल घूमने में हेल्प कर रहा है, सॉरी v sin थीटा घूमने में हेल्प कर रहा है और v cos थीटा आगे चलने में हेल्प कर रहा है। अगर हमसे पूछा जाता टोटल पिच, तो टोटल पिच निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहले मैं बता दो नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है, n से एक पिच को मल्टीप्लाई कर दो तो ये डिस्टेंस आ जाता कवर। उसके लिए हमें पता होनी चाहिए नंबर ऑफ टर्न्स। कुछ कंफ्यूजन है आता? होता तो हेलिकल पाथ ही। हमेशा मैं वही बताना चाह रहा हूं कि ये जो वेलोसिटी होती है ना, ये मैं 11th क्लास से एक बात बताता हूं, हमेशा अगर ये रही वेलोसिटी, ये रही कुछ भी रैंडम डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, पार्टिकल जाना चाहता है इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, वेलोसिटी अपने आप धीरे 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 उस डायरेक्शन में आ जाएगी जहां पे एक्सेलरेशन है, अपने आप ही आ जाएगी उस डायरेक्शन में। ठीक है, केस वो भी हेलिकल का ही होएगा। यहां तक किसी को कुछ कंफ्यूजन? ये 11th क्लास में बताया जाता है जब मोशन इन अ प्लेन पढ़ाते हैं। हमेशा पार्टिकल उस डायरेक्शन में जाना चाहता है जहां पे एक्सेलरेशन है। अगर मैं इस पेन को फेंकूं ऊपर की डायरेक्शन में, लेकिन पेन गिरता कहां है? ग्रेविटी, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की डायरेक्शन में। मैं वेलोसिटी ऊपर दूंगा लेकिन वेलोसिटी चेंज होते होते एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में आ जाएगी। सिमिलर केस मैं यहां पे बताना चाह रहा हूं। ठीक है, कुछ कंफ्यूजन? क्या बता सकते हो अब ये क्वेश्चन कैसे करें? अगर तुमसे पूछ लिया होता रेडियस निकालो, बताओ डेटा क्या लिखे। मान लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन है और तो हमें चार्ज भी पता होगा, मास भी पता होगा। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन चल रहा है इतनी वेलोसिटी से इस मैग्नेटिक फील्ड में, तो बताओ रेडियस का फॉर्मूला क्या होगा? मास क्या होता है इलेक्ट्रॉन का? 9 × 10⁻⁻31। वैसे 9.1 होता है बट अभी इग्नोर करते हैं। mv/qb। कौन सी वेलोसिटी यूज करें? दो वेलोसिटी अवेलेबल है अपने पास, बताओ कौन सी यूज करें, 2 या 3? इनमें से कौन सी वेलोसिटी यूज करें, आई कैप या जे कैप? कौन है जो इसको घूमने में हेल्प करेगा? जे कैप है ना, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही चल रहा है वो 3 की वेलोसिटी से। तो जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होता है वो क्या हेल्प करता है? आगे चलने में। और ये आई कैप कैसे है? अगर ये रहा मैग्नेटिक फील्ड, ये रहा आई कैप, परपेंडिकुलर वाला क्या हेल्प करता है? उसको गोल घूमने में। तो सर्कुलर मोशन में कौन हेल्प करेगा, 2 या 3? 2 हेल्प करेगा बेटे, इसके परपेंडिकुलर वाला सर्कल में हेल्प करता है और ये वाला इसको आगे चलने में हेल्प करता है। तो यहां आना चाहिए 2 डिवाइड बाय चार्ज कितना होता है इलेक्ट्रॉन पे? 1.6 10⁻⁻19। और क्या रह गया? मैग्नेटिक फील्ड भी दी हुई है 40 × 10⁻³ क्योंकि मिली टेस्ला है। अब ध्यान से सोच के बताना, अगर तुमसे पूछ लिया जाता जरा पिच बता दो, क्या बताते? पिच का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम इंटू स्पीड। स्पीड कौन सी इस बार इनमें से? कौन है जो आगे चलने में हेल्प कर रहा है, 2 या 3? इस बार 3। टाइम पीरियड का फॉर्मूला ये होता है, यहां से वैल्यू पुट करके आंसर निकाल सकते थे हम। कुछ कंफ्यूजन? सभी को क्लियर है यहां तक? ठीक है, अभी तो हम सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड लेके आए हैं। अगर मान लो मैग्नेटिक फील्ड के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ जाए तो क्या होता है उसे देखते हैं। कंफ्यूजन है यहां तक कुछ? उसका नाम होता है लॉरेंट्ज फोर्स। लॉरेंट्ज फोर्स कुछ ऐसे डिफाइन होता है, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल इज सम ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स। बेटे फोर्स जो है ना ये इनवेरिएंट है, डिपेंड नहीं करता तुम चल रहे हो रुके हुए हो, हमेशा वैलिड है, सबके लिए सेम। इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला होता है QE और मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है अभी बताया QV×B। दैट इज द नेट इलेक्ट्रिक फोर्स, द नेट फोर्स ऑन अ पार्टिकल। अगर कभी भी वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में आ गया तो ये यूज होगा। जैसे एक सिचुएशन करके देखते हैं और तुम लोग खुद से सोचना क्या होगा। फर्स्ट सिचुएशन, मान लो ये रही मैग्नेटिक फील्ड, यहीं पे है इलेक्ट्रिक फील्ड और पार्टिकल भी यहीं चल रहा है। सोचते हैं क्या होगा। एक चार्ज Q है, मास m है और U इसकी इनिशियल वेलोसिटी है। सब कुछ निकालने की कोशिश करते हैं क्योंकि अब हमने बेसिक सीख लिया है। बताओ इसमें मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा? अभी केस बताया, ये रही वेलोसिटी, ये रही मैग्नेटिक फील्ड, तो कितना होगा फोर्स? 0। मैग्नेटिक फील्ड से कोई फोर्स नहीं आएगा।
लेकिन तुम्हें पता है अगर मैं कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पार्टिकल को छोड़ दूं, पॉजिटिव पार्टिकल को, तो वो कहां जाता है? अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर पॉजिटिव हुआ तो अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, और अगर नेगेटिव हुआ तो ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब है ये पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड से तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा फोर्स का, लेकिन ये पार्टिकल सीधा चलना स्टार्ट हो जाएगा, एक्सेलरेट करेगा इसकी वजह से। तो इस पर कितने फोर्स लगेंगे? एक ही, F इक्वल टू क्यू ई। और अगर मैं तुमसे एक्सेलरेशन पूछता तो फोर्स का फॉर्मूला एम ए होता है, विच इज क्यू ई, तो ए आ जाता क्यू ई बाय एम। समझ आया? अगर मैं पूछूं कि टी टाइम में कितना डिस्टेंस कवर हो जाएगा, कैसे बताएं? अगर हमें एक्सेलरेशन पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, तो बताओ डिस्टेंस कैसे निकालें? कोई फॉर्मूला याद करो, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम, इन सबको मिलाता हो। एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए, ये वाला टी स्क्वायर। अगर हमें टी दिया होता तो हम ये निकाल सकते थे। कुछ कंफ्यूजन है यहां तक? और इसका पाथ कैसा होगा? अभी अभी मैंने बताया, क्या ये सर्कल में चलेगा या स्ट्रेट लाइन? स्ट्रेट लाइन में, कोई है ही नहीं सर्कल में घुमाने के लिए, ध्यान रखना। दूसरा केस, अगर सेम सिचुएशन है, बस पार्टिकल इनिशियली रेस्ट पे पड़ा हुआ है आराम से, तो बताओ क्या होगा? स्टार्टिंग में रेस्ट पे, क्या ये रेस्ट पे ही रहेगा या चलेगा? चलना चाहिए पार्टिकल को, इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है तो आगे एक्सेलरेट करेगा, मतलब एक्सेलरेशन अभी भी क्या होगी? क्यू ई बाय एम। बता सकते हो इसका पाथ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन ही होगा, अभी भी स्ट्रेट लाइन पाथ होगा। हमें मेन पॉइंट समझने हैं इसके बारे में। इस बार अगर मुझे डिस्टेंस निकालना होता तो क्या लिखूं? यू कितना है इस बार? इनिशियल वेलोसिटी 0, तो बचेगा हाफ क्यू ई बाय एम टी स्क्वायर। लिख दिया हमने सारा कुछ, ऐसा होना है। अगर तुमसे पूछ लिया जाए कि वर्क डन बताना कितना होगा ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, बता सकते हो क्या? वर्क डन ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। इस केस में फोर्स कितना आया था? वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अभी अभी हमें पता लगा कि फोर्स कितना आया इस केस में? 0, तो वर्क डन भी कितना हो जाएगा? 0। यहां पे भी वर्क डन कितना हो जाएगा ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड? 0। ध्यान रखना। कुछ कंफ्यूजन है यहां तक? ठीक है, नेक्स्ट तीसरे केस पे बढ़ते हैं। थोड़ा ध्यान से सोच लेना बेटे इस बार, ठीक है? मान लेते हैं ऊपर की डायरेक्शन में है, ये रही मैग्नेटिक फील्ड, ये रही इलेक्ट्रिक फील्ड, सेम केस, बस इस बार वेलोसिटी यहां। अब बताओ क्या होगा? इस बार सोचते हैं, क्या इस बार इस पे पार्टिकल पे होने वाले हैं केसेस? लेट अस सी, लेट अस से थीटा एंगल है, तो u का यहां कितना आएगा? u cos थीटा। और ऊपर की डायरेक्शन में क्या आएगा? u sin थीटा। हमें खुद ही इवैल्यूएट करनी है चीजें, यही थोड़ा सा डिफिकल्ट है बस। इसके बाद जो बचा वो आसान सा ही है, 20 मिनट में कर देंगे उसे तो हम। अब जरा बताना क्या केस बनना चाहिए? थोड़ी देर के लिए u sin थीटा को भूल जाओ, u cos थीटा पे फोकस करो। क्या होगा? u cos थीटा और ये रहा b, दोनों के बीच में एंगल कितना है? 0, तो ये तो स्ट्रेट चलना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से स्ट्रेट चलेगा। समझ आ रहा है? ठीक है, बढ़िया। इस बार अगर मैं एक्सेलरेशन लिखना चाहूं तो फिर से क्या आएगी? क्यू ई डिवाइड बाय एम। कुछ भी चेंज नहीं है एक्सेलरेशन में। और वो एक्सेलरेशन किसकी वजह से आएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। क्या इस बार इस पार्टिकल पे लगेगा ही नहीं मैग्नेटिक फोर्स? ये सोचना था हमें। ये जो हमारे पास कंपोनेंट है u sin थीटा और ये जो b है, दोनों में कितना एंगल है? 90 डिग्रीज। अब तो ये पार्टिकल सर्कल में घूमने वाला है, क्योंकि हमने अभी अभी जाना था कि अपनी फिंगर रखो वेलोसिटी की डायरेक्शन में और घुमा दो उसको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो थंब कहां आ रहा है? अंदर की। समझ आ रहा है? ऊपर की डायरेक्शन में वेलोसिटी, आगे की तरफ मैग्नेटिक फील्ड, तो अंदर आ रहा थंब। तो इस बार हमारे पास एक ऐसा कंपोनेंट आ गया जो परपेंडिकुलर है। और अभी अभी मैंने कुछ देर पहले ही बताया था कि अगर कभी भी वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर हो तो पार्टिकल कैसे चलता है? हाँ, परपेंडिकुलर में बेटे, सर्कुलर में चलता है। सोचो, इसकी वजह से आएगा सर्कुलर और इसकी वजह से
ये आगे ले जाने में हेल्प कर रहा है। इस बार ध्यान से समझना बेटे, ठीक है। ये किस चीज में हेल्प कर रहा है? सर्कुलर में। और ये किस चीज में हेल्प कर रहा है? स्ट्रेट लाइन में। आज तक हेलिकल पता क्यों आ रहा था? क्योंकि यहां पे कोई एक्सेलरेशन नहीं थी। क्या इस बार यहां की तरफ कोई एक्सेलरेशन है? किसकी वजह से? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। इसका मतलब है होगा तो हेलिकल ही, लेकिन ये वाला हेलिकल थोड़ा अजीब सा, कुछ ऐसे वाला हेलिकल होगा। क्यों ऐसे हो रहा है? ये हेलिकल के बीच का जो पिच है वो बढ़ता क्यों जा रहा है? ये जो डिस्टेंस है, ये जो पिच है, ये धीरे धीरे बढ़ क्यों रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इसको एक्सेलरेट कर रहा है, स्पीड धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। स्टार्टिंग में स्पीड कम थी इधर के डायरेक्शन में, धीरे धीरे स्पीड बढ़ेगी तो उसके साथ ये वाला जो डिस्टेंस होगा वो बढ़ता जाएगा। समझ पा रहे हो? क्योंकि एक्सेलरेशन है इस बार इस डायरेक्शन में। बस इतना ही हमें जानना था। कंफ्यूजन? अगर हमसे पूछा जाता कि रेडियस बताओ इस सर्कुलर पाथ की, तो अभी अभी हमने जाना था रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है? एम वी डिवाइड बाय क्यू बी। वी बताओ कौन सी लिखूं? मास इंटू वेलोसिटी डिवाइड बाय क्यू बी। वेलोसिटी कौन सी लिखें? यू साइन थीटा या यू कोस थीटा? कौन है जो सर्कल में घूमने में हेल्प कर रहा है? यू साइन थीटा। टाइम पीरियड कैसे लिखें? 2 पाई एम बाय क्यू बी। बताना इसमें क्या चेंज आएगा टाइम पीरियड में? सबसे पहले वाले टाइम पीरियड में क्या चेंज आएगा? द आंसर इज कुछ भी नहीं, कुछ भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है, डिपेंड ही नहीं करता, ना रेडियस पे डिपेंड करता, ना वेलोसिटी पे डिपेंड करता, टाइम पीरियड इज सेम। तो एक्सेलरेशन कितनी आ जाएगी? अभी अभी मैंने बताया था, एक्सेलरेशन सिर्फ और सिर्फ आ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, विच इज क्यू ई डिवाइड बाय एम। एंड वी आर डन। ये हमें इस केस में करना था। ठीक है, अब अगर हमसे कोई पूछ ले जरा पिच बता दो, तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे? हाँ, पिछली बार क्या लगाया था पिच के लिए फॉर्मूला? कहां गया? ये रहा, स्पीड इंटू टाइम। इस बार नहीं लगा पाएंगे स्पीड इंटू टाइम। पता क्यों? क्योंकि इस डायरेक्शन में पिछली बार एक्सेलरेशन नहीं थी, इस बार एक्सेलरेशन भी आ गई। बट कोई बात नहीं, हमें पता है डिस्टेंस का फॉर्मूला, एस का फॉर्मूला होता है यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, अगर एक्सेलरेशन आ जाए। अगर एक्सेलरेशन नहीं है तो इसको हटा दो। तो हमने यही तो पिछली बार यूज किया था, स्पीड इंटू टाइम। बस इस बार एक्सेलरेशन आ गई तो ऐसा हो जाएगा। जरा मुझे सोच के बताओ, पिच निकालनी है, कौन सी वेलोसिटी यूज करूं? कॉस थीटा या साइन थीटा वाली? कॉस थीटा। कॉस की वजह से जा रहे हैं हम आगे। इंटू में टी स्क्वायर, जो हमने ऑलरेडी निकाल लिया, एक टाइम पीरियड में चला जाएगा उतना आगे, प्लस में हाफ ए की प्लेस पे क्यू ई बाय एम इंटू में टी स्क्वायर। टी की वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं, ये भी समझ आया? अगर हमें दूसरे वाली पिच निकालनी होगी तो वो कैसे निकालेंगे? सेम आएगी या अलग आएगी? पहले तो ये बताओ, क्या लगता है बाकी को? ये पिच आई है यू कोस थीटा टी स्क्वायर प्लस हाफ क्यू ई बाय एम टी स्क्वायर। मैंने यहां पे गलती से टी स्क्वायर लगा दी जबकि टी होगा। सेकेंड वाली पिच निकालने के लिए क्या करूं? एक चीज है जो हर पिच में सेम रह रही है, विच इज, क्या चीज है जो सेम रह रहा है, जो चेंज ही नहीं हुआ इस पूरी डेरिवेशन में और जितना भी पीछे किया उसमें भी? टाइम पीरियड पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ा इसमें। जिसका मतलब है अगर मुझे पिच 1 निकालनी होती, बिल्कुल सही है, अगर मुझे पिच 2 निकालनी, वैसे इतना ज्यादा कभी पूछा नहीं जाता, जस्ट ऐसे ही बता रहा हूं, मान लो कभी ऐसा पूछ लिया गया गलती से, अगर हमें सेकंड वाली पिच निकालनी पड़ गई तो वो भी ज्यादा मुश्किल नहीं है, टाइम तो सेम है ना, तो हम ऐसा निकालेंगे u cos थीटा 2t प्लस हाफ क्यू ई बाय एम 2t का स्क्वायर। बता सकते हो ये क्या चीज है जो मैंने अभी अभी ब्रैकेट में लिखी है? ये दो टाइम पीरियड में हम कहां पहुंच जाएंगे? ये रहा ए पॉइंट, ये रहा बी पॉइंट। बताओ, अगर मैंने यहां पे टाइम पुट कर दिया 2t, तो हम कहां पहुंच चुके हैं इस समय? दो टाइम पीरियड में, एक टाइम पीरियड में यहां थे और दूसरे टाइम पीरियड में हम बी पॉइंट पे पहुंच चुके हैं। ये कौन सा डिस्टेंस आया जो मैंने अभी अभी लिखा जब मैंने 2t पुट कर दिया? ये O से लेके B तक का है या A से लेके B तक का है? व्हाट डू यू थिंक? O से लेके
बी तक का है, हमें नहीं ये चाहिए, हमें तो सिर्फ इतना चाहिए। क्या करूं, क्या लगता है? अगर मुझे ए बी डिस्टेंस निकालना है तो क्या ट्रिक यूज करनी चाहिए, बता सकते हो? माइनस क्या करना चाहिए? पहले वाले को माइनस कर दो। नहीं, टोटल पिच में से पहले वाले को माइनस करा तो बचा हुआ हमारे पास क्या आ जाएगा? ए बी डिस्टेंस, एंड दैट इज इट। ये था हमारे पास एक केस, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ गई, मैग्नेटिक फील्ड भी आ गई और वेलोसिटी किसी एंगल पे छोड़ दी, किसी भी एंगल पे, थीटा एंगल पे, तो इस तरीके का कुछ होगा। एंड अप टू सो ऑन। अगर हमें ये बी सी डिस्टेंस निकालना होता, कोई ट्रिक बताओ कैसे निकालते? ये डिस्टेंस निकालना तो पहले मैं क्या करता, यहां तक का निकाल लेता। यहां तक निकालने के लिए क्या पुट करता? 3t। फिर उसके बाद क्या करना? 2t वाले को माइनस कर दो, पिच 2 को माइनस कर दो उसमें से, एंड अप टू सो ऑन, जितना भी हम निकाल सकते हैं। धीरे धीरे डिस्टेंस बढ़ता रहेगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में इस बार एक्सेलरेशन आ गई, अभी तक नहीं थी। समझ आया? तो ये था हमारे पास लॉरेंट्ज फोर्स से रिलेटेड कुछ चीजें। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। एक और स्पेशल केस है इसका जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू यहां से बन सकता है। क्या होगा अगर मान लो कुछ इस तरीके से सिचुएशन दी है कि ये रही इलेक्ट्रिक फील्ड और ये रही मैग्नेटिक फील्ड और ये जा रहा है पार्टिकल। बताओ इलेक्ट्रिक फोर्स कहां लगेगा और मैग्नेटिक फोर्स क्या करना चाहेगा इस केस में? ये एग्जाम में बनता है ये क्वेश्चन। इलेक्ट्रिक फोर्स इस पार्टिकल को कहां लेके जाना चाहेगा? अपनी डायरेक्शन में, नीचे की तरफ ही लेके जाना चाहेगा। मतलब अगर ये मैग्नेटिक फील्ड ना होती तो ये पार्टिकल सीधे जाने की बजाय कहां जाता? नीचे की डायरेक्शन। ऐसी हो जाती इसकी ट्रैजेक्टरी, थोड़ी सी और टेढ़ी सी, ऐसी ट्रैजेक्टरी हो जाती। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड भी है। बताओ मैग्नेटिक फोर्स कहां लगेगा? पार्टिकल जा रहा है आगे और मैग्नेटिक फील्ड अंदर। पार्टिकल आगे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो थंब कहां रहा है? ऊपर की डायरेक्शन में। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है नीचे और मैग्नेटिक फोर्स कहां लग रहा है? मैग्नेटिक फोर्स है ऊपर की तरफ और इधर की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फोर्स। क्या कोई ऐसी कंडीशन है कि इस पे ऐसा पूछा जाता है क्वेश्चन में कि फाइंड वेलोसिटी फॉर विच पार्टिकल मूव इन स्ट्रेट लाइन? बताओ ऐसी क्या कंडीशन होगी सच दैट पार्टिकल ना तो नीचे जाए इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ और ना ही ऊपर चला जाए मैग्नेटिक फील्ड की तरफ? ऐसी क्या कंडीशन बनाएं? ऐसी क्या कंडीशन होनी चाहिए सच दैट ना तो पार्टिकल नीचे जाए और ना ही पार्टिकल ऊपर की डायरेक्शन में जाए? क्या करें? मेरे को ना सीधा सीधा जाना है। एक फोर्स तुम इधर से लगा रहे हो, एक फोर्स मेरे पे इधर से लग रहा है। क्या कंडीशन होगी मैं सीधा ही जाता हूं? फिर भी अगर दोनों इक्वल हो जाए तो दोनों को इक्वल रख देते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक मस्ट बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक। डायरेक्शन तो पहले ही उल्टी है। अगर दोनों को इक्वल रखेंगे तो क्यू वी बी इक्वल टू क्यू ई। तो यहां से v की वैल्यू कितनी आ रही है? e डिवाइड बाय b। जब हमने EMW चैप्टर किया था ना, वहां पे भी ये फॉर्मूला आया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, यही सेम फॉर्मूला आया था वहां पे भी। वेलोसिटी इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइड बाय मैग्नेटिक फील्ड। अगर मान लो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे सेट कर रखी है कि इनकी रेशो का आंसर आ रहा है 1 × 10⁶, तो ये पार्टिकल कहां जाएगा? ऊपर या नीचे? मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे सेट कर दी सच दैट उनकी रेशो, मतलब उनको डिवाइड करके आंसर आ रहा है 1 × 10⁶। अगर कोई भी मैं पार्टिकल को भेजूंगा इस स्पीड से तो कैसा जाएगा? स्ट्रेट लाइन में चला जाएगा। अगर इससे कम या ज्यादा स्पीड हुई तो वो ऊपर या नीचे की डायरेक्शन में चला जाएगा, डिपेंडिंग ऑन मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा लग रहा है। अगर मैग्नेटिक फोर्स डोमिनेट करेगा पार्टिकल इधर गया, इलेक्ट्रिक फोर्स डोमिनेट करेगा पार्टिकल इधर चला जाएगा। लेकिन एक ऐसी वेलोसिटी पक्का एग्जिस्ट करेगी E/B जिसमें पार्टिकल एकदम सीधी स्ट्रेट लाइन में चला जाएगा। समझ आया? इस टॉपिक का नाम होता है वेलोसिटी सिलेक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट है वेलोसिटी सिलेक्टर, ध्यान रखना इस चीज को। तो ये था एक इसका स्पेशल केस। इसके अलावा हमसे पूछ लिया जाता है अगर मान लो मैं मैग्नेटिक फील्ड में किसी वायर को रख दूं तो अ कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। अगर कभी भी ये मैग्नेटिक फील्ड है, अगर किसी को फॉर्मूला याद हो तो जरूर बताना, और उसमें मैं एक वायर को रख दूं कुछ इस तरीके से और उस वायर में करंट फ्लो हो रही है I, तो क्या होता है?
ये लेटर से लेंथ है L। अगर कभी भी एक वायर पड़ी है मैग्नेटिक फील्ड में और उस पर करंट फ्लो हो रहा है तो उस पर क्या लगता है, एक फोर्स। और फोर्स की डायरेक्शन कैसे निकालें, करंट की डायरेक्शन में अपनी फिंगर B की तरफ घुमाएंगे तो था हमारा इधर की डायरेक्शन में। और इस फोर्स का फॉर्मूला अपने पास होता है एनीवन, I L क्रॉस B। बिल्कुल सही बेटा, ये I L एक ही टर्म है, ठीक है, मतलब एक ही क्वांटिटी है, इसे बोलते हैं करंट एलिमेंट। सुना हुआ है किसी ने पहले ऐसा नाम, करंट एलिमेंट? जब बायट सावर्ट्स लॉ पढ़ते हैं ना, उसके आसपास आता है। I L क्रॉस B, L पे अपनी मतलब I की डायरेक्शन में अपनी फिंगर रखो, B की डायरेक्शन में घुमा दो, थंब विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। बाय द वे एक चीज बताना चाहूंगा बेटे, एक्चुअल फॉर्मूला ये होता है I L इफेक्टिव क्रॉस B, ये होता है फॉर्मूला। क्या फर्क है दोनों में? अगर मान लो इसकी जगह मैं तुम्हें बोलूं कि ये रही मैग्नेटिक फील्ड और ये घूम रहा है एक सर्कल, ये रहा एक सर्कल ऑफ रेडियस R, मैग्नेटिक फील्ड दी हुई है B, करंट इसमें फ्लो हो रहा है I, तो बताना जरा फोर्स कितना लगेगा और किस डायरेक्शन में लगेगा? सोचो। डायरेक्शन तो मैंने बता दी है, अपनी फिंगर करो करंट की डायरेक्शन में और मैग्नेटिक फील्ड की तरफ घुमा दो। करंट कहां है, थोड़े से सेगमेंट में देख लो, करंट कहां है, ऊपर, तो अपनी फिंगर को करते हैं ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड कहां है, अंदर के डायरेक्शन में, तो थंब कहां है, इधर की साइड। ये रहा फोर्स। चलो एटलीस्ट हमें कुछ नहीं तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स तो पता लगा। फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू BIL साइन थीटा। पहले तो मुझे ये बताओ कि इसमें L क्या लिखें। मैंने अभी फॉर्मूला मॉडिफाई किया था ना, फॉर्मूला में मैंने लिखा था L इफेक्टिव। हाँ, तो याद रखेंगे बेटे आज के बाद जब भी मैं फॉर्मूला लिखने वाला हूं BIL इफेक्टिव, किसी भी तरीके की, मैं रैंडम शेप भी अगर तुम्हें दे देता ना इसके साथ अटैच्ड, हमें सिर्फ और सिर्फ इनिशियल फाइनल पॉइंट को ज्वाइन करना है। हमारे काम का पता क्या होता है, ये मैं कोई रैंडम शेप भी तुम्हें दे सकता था, ये सेमी सर्कल की जगह। आंसर पता क्या आएगा इसमें, L की जगह क्या रखना है मुझे, कितना होता है ये डिस्टेंस, अगर R रेडियस है तो ये क्या चीज है, डायमीटर, विच इज 2R। मेरे को L की जगह बस रखना चाहिए था 2R। और बताओ इसमें एंगल कितना है, करंट और मैग्नेटिक फील्ड में कितना एंगल है, करंट ऊपर की डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो एंगल 90। तो फाइनल आंसर हमारा आ रहा है BI2R, दैट इज द फाइनल आंसर। और डायरेक्शन तो लेफ्ट साइड पता ही लग गई हमें, इधर की तरफ फोर्स लग रहा होगा। कंफ्यूजन सबको क्लियर है? कोई भी अगर लग रहा है डेरिवेशन या कॉन्सेप्ट रिपीट करना तो बता देना साथ में, ठीक है। फोर्स बिटवीन टू पैरेलल वायर्स, अगर मान लो दो वायर्स हैं और एक में करंट फ्लो हो रही है I1, दूसरे में फ्लो हो रही है I2, ये इनफाइनाइटली लॉन्ग है, तो पहले तो मुझे बता दो क्या कोई फॉर्मूला पता है इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर? सोचो, म्यू नॉट I 1 डिवाइड बाय 2 पाई कितने डिस्टेंस पे, D। डायरेक्शन बताओ, थंब रखो करंट की डायरेक्शन में, याद आया, और फिंगर को कर्ल करो तो कहां आ रही है, इनसाइड। सभी को ये बात पता थी, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला और करंट की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। अब थोड़ी देर के लिए ना इसको भूल जाओ, ऐसे एज्यूम करो पढ़ा ही नहीं हुआ। यहां पे एक वायर मैग्नेटिक फील्ड में पड़ी हुई है जिस पे करंट फ्लो कर रही है, ये कौन सी कंडीशन हो गई? कभी भी अगर एक वायर मैग्नेटिक फील्ड में पड़ी हो, कौन सी कंडीशन हो गई है? क्या इस पे फोर्स लगेगा या नहीं? क्या होता है फोर्स का फॉर्मूला? अगर एक वायर L लेंथ की मैग्नेटिक फील्ड में पड़ी हो तो उस पर फोर्स लगता है, और फोर्स का फॉर्मूला होता है BIL
साइन थीटा। बेटा अब ये भी कराया ना, ये रहा, यही कंडीशन तो आ गई घूम फिर के। अगर एक वायर मैग्नेटिक फील्ड में पड़ी हो तो उस पर फोर्स लगता है आई एल क्रॉस बी। इसका मतलब है मैं फोर्स लिख सकता हूं, इस पे कितना फोर्स लगेगा, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। ध्यान से देखना, मैग्नेटिक फील्ड बाहर से आती है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड बाहर से किसकी वजह से आ रही है, इसकी वजह से। करंट खुद की, लेंथ भी खुद का, खुद की लेंथ, और करंट और मैग्नेटिक फील्ड में कितना एंगल है, ये रही ऊपर की डायरेक्शन में करंट और अंदर है मैग्नेटिक फील्ड, तो एंगल कितना है 90 डिग्रीज। अगर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो ये बन जाएगा, ये वैल्यू पुट करके म्यू नॉट I1 बाई 2 पाई डी I2 एंड वी आर डन। ये रहा फॉर्मूला। अगर आज के बाद कभी भी हमसे पूछा जाए मैग्नेटिक फोर्स बताओ बिटवीन टू पैरेलल वायर्स, देन दिस इज द फॉर्मूला। एक चीज और ध्यान रखना, अगर मैं तुमसे फोर्स की डायरेक्शन पूछता तो बताओ कितनी आएगी, इसको भूल जाओ, इसमें बताओ फोर्स की डायरेक्शन आई एल क्रॉस बी, ये था फॉर्मूला। आई की तरफ अपनी फिंगर रखो और बी की तरफ घुमा दो जल्दी से, और बताओ फोर्स की डायरेक्शन। राइट हैंड की फिंगर रखो करंट की तरफ ऊपर, और इनसाइड घुमा दो तो थंब कहां आ रहा है, लेफ्ट साइड। तुम लोगों ने कभी एक्शन इक्वल टू माइनस रिएक्शन वाली चीज सुनी, न्यूटन्स थर्ड लॉ से? ये भी तो इस पे फोर्स लगाएगा। बता सकते हो किस डायरेक्शन में, उल्टी डायरेक्शन में, मतलब इधर की तरफ। इसका मतलब आज हमें ये भी पता लगा, अगर कभी भी दो वायर में सेम डायरेक्शन में करंट हो तो क्या होता है, एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे अंदर की तरफ, मतलब ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्टिव फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला वही है, अगर दो वायर में ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो तो होता है रिपल्सिव फोर्स। ध्यान रखना, एक क्वेश्चन करके दिखाओ, फॉर्मूला ध्यान रखना, म्यू नॉट I1 I2, ये रहा, म्यू नॉट I1 I2 L डिवाइड बाय 2 पाई डी, ये रहा फॉर्मूला। और अगर कभी भी पूछ लिया जाता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, मतलब फोर्स डिवाइड बाय लेंथ बताओ, तो लेंथ को नीचे भेज दो, तो फोर्स बाय एल इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 बाय 2 पाई डी। ध्यान रखना, एक क्वेश्चन करते हैं। एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है और यहां पे पड़ा है एक रेक्टेंगल, यहां से डिस्टेंस है d, ये लेंथ दी हुई है a, करंट इसमें दिया हुआ है I, इसमें दिया हुआ 2I। कैलकुलेट फोर्स ऑन दिस रेक्टेंगल। सबसे पहला काम होता है डायरेक्शन निकालो। इनफाइनाइट वायर का जितना काम है वो काम करके इस इनफाइनाइट वायर को साइड पे हटाते हैं। इनफाइनाइट वायर से जरा बताना मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहां आएगी, ऊपर की साइड थंब, और फिंगर्स कहां आएंगी, इनसाइड। इनफाइनाइट वायर का काम खत्म हो चुका है। पूरे रेक्टेंगल को 4 पार्ट में ब्रेक करो और मुझे बताओ डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या आएगा। डायरेक्शन ऑफ फोर्स याद रखना, F इक्वल टू आई एल क्रॉस बी। एल की तरफ अपनी आई की तरफ अपनी फिंगर्स रखो, बी की तरफ घुमा दो जल्दी। इसमें बताना सबसे ऊपर वाले में इधर कहाँ आना चाहिए फोर्स। आगे अपनी फिंगर रखी, अंदर घुमाई तो थंब कहाँ आ रहा है, ऊपर। पहले में यहाँ आना चाहिए। इसमें बताओ नीचे वाले में अपनी फिंगर इधर रखी, फिंगर घुमाई नीचे। तुम्हें नहीं लग रहा ये तो ऑपोजिट डायरेक्शन में आ गए, क्या करेंगे, कैंसिल कर दें, इनका कोई काम नहीं था। इसका बताओ, फिंगर ऊपर, अंदर घुमाया, लेफ्ट। इसके लिए लेट अस से ये फोर्स F1 है, और इसके लिए क्या आएगा, नीचे फिंगर करी, अंदर घुमाई तो राइट साइड। क्या ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे या नहीं, मुझे ये जानना है, क्यों या क्यों नहीं, क्यों? दोनों में 2I है बेटे, करंट तो सेम ही फ्लो कर रहा है। एग्जैक्टली, इस वायर से डिस्टेंस भी तो अलग अलग है ना। तो पहले वाले के लिए लिखो फॉर्मूला,
F1 लिखो, क्या आएगा? म्यू नोट I/2I डिवाइड बाय डिस्टेंस जो कि है d इंटू में लेंथ, लेंथ कितनी दी हुई है? b। ऐसे ही F2 लिखो, कितना डिस्टेंस है इस बार इन्फिनिट वायर से? d+a। और लेंथ कितनी है वायर की? b। किस में से किसको माइनस करें? F1 माइनस F2 या F2 माइनस F1? F1 माइनस F2। डिनोमिनेटर जितना बड़ा क्वांटिटी उतनी छोटी, है ना, इसलिए F1 माइनस F2 करो, आंसर आ गया। ऐसे करना होता है। F नेट निकालना होगा तो कर देना F1 माइनस F2, जो भी बचेगा। वैसे आधी से ज़्यादा चीज़ें तो कॉमन ही आ रही हैं। म्यू नोट 2I² b बाहर, 1/d माइनस 1/d+a। तो ओवरऑल इस पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? ये अट्रैक्ट हो जाएगा रेक्टेंगल या रिपेल हो जाएगा? कौन ज्यादा है? F1। अगर F1 ज्यादा है तो इधर की डायरेक्शन में ज्यादा फोर्स है, मतलब ये इधर चलना स्टार्ट होगा, अट्रैक्ट हो जाएगा इनफिनिट वायर की तरफ। किसी को कुछ कंफ्यूजन है या क्लियर है? लिख भी लिया? एक चीज होती है अपने पास मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट, कुछ ऐसे डिफाइन की जाती है, M = NIA। अगर कभी भी हमारे पास कोई लूप दी हुई है और वो मैग्नेटिक फील्ड में पड़ी है तो उसके साथ एक कैरेक्टरिस्टिक, एक प्रॉपर्टी डिफाइन कर देते हैं हम, विच इज मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट। जैसे सबसे इजी एग्जांपल है एक सर्कल जिसमें 1 टर्न, तो बताओ इसमें मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट कितनी होगी? सोचना, दिमाग लगाओ। n की वैल्यू कितनी आई? 1। करंट लेटर से इस डायरेक्शन में दिया हुआ है, तो करंट I दिया हुआ है तो I लिख दिया। एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है? πr²। क्या चीज रह गई फिर? वेक्टर है, तो एक ही चीज रह गई विच इज डायरेक्शन। अब यहां पे मैग्नेटिक मूवमेंट की वही डायरेक्शन होगी जो एरिया वेक्टर की होगी। एरिया वेक्टर होता है सरफेस के परपेंडिकुलर, लेकिन दिक्कत यह है कि सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर भी हो सकता है, अंदर भी हो सकता है। कौन सा लें? कोई ऐसी चीज दिख रही है जो हमें गाइड कर दे कि बाहर नॉर्मल लेना है या अंदर? इस डायग्राम में आई की डायरेक्शन से पता लगाते, अपनी फिंगर को कर्ल करो आई की डायरेक्शन में, तो थंब कहां है? बाहर। और बाहर कौन सी एक्सिस होती है? Z मतलब K कैप। ऐसा करते हैं इसको, ध्यान रखना। मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला होता है NIA। A इज द एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर का मतलब हमें परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एरिया वेक्टर लेना है, सरफेस के परपेंडिकुलर। और कैसे पता लगेगा कि बाहर की साइड या अंदर की साइड? करंट हमें बताएगा। मैं 1-2 क्वेश्चन लिख रहा हूं, उसको करना। जैसे मान लो इसकी जगह अगर मैं रेक्टेंगल दे देता, सॉरी स्क्वायर दे देता ऑफ लेंथ L, बट कोई ना, काफी कर लिया है हमने आज। फिर भी बताओ, किसी ने निकाला रेक्टेंगल, क्या आया? M = NI, एरिया की जगह L², और डायरेक्शन क्या लिखी? -K। क्यों? क्योंकि करंट के डायरेक्शन में फिंगर को करेंगे तो इनसाइड आ रहा है इस पर, -K। इसमें बताओ, ये जो सर्कल अजीब सा बना हुआ है, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट, पता है कुछ इसके एरिया का फॉर्मूला? या 2 मैग्नेटिक मूवमेंट निकाल के माइनस कर देते हैं, ठीक है। पहले छोटे वाले की क्या आ जाएगी? अगर 1 नंबर ऑफ टर्न है तो I इंटू एरिया विच इज πr²। डायरेक्शन क्या आएगी छोटे वाले सर्कल की? आउटसाइड या इनसाइड? अभी बताओ। तो आनी चाहिए इनसाइड। इनसाइड मतलब कौन सा? -K। उस हिसाब से बड़े वाले सर्कल का क्या आएगा? I इंटू πr², लेकिन डायरेक्शन है आउटसाइड तो K कैप। ऐसा कुछ, बस सोल्व कर लेना इसको। ऐसे ही नेक्स्ट बताओ इसका। इसकी कहाँ आएगी? बड़े वाले सर्कल की आउटसाइड, और छोटे वाले की आउटसाइड ही आ रही है, तो ये आना चाहिए था I इंटू पाई कैपिटल R² K कैप, I इंटू पाई स्मॉल R²। लास्ट वाला थोड़ा ध्यान से सोच लेना, इसको 2 अलग अलग मान लेना स्क्वायर्स, तो
तो सोचो 1 टर्न ही है। इलेक्ट्रिक करंट I ही फ्लो हो रहा है, तो बताओ। सबसे पहले इस पे फोकस करना, क्या आना चाहिए, I इंटू एरिया क्या होगा, A²। डायरेक्शन बताओ, के कैप ही होना चाहिए, ठीक है। इस वाले का बताओ, दूसरे वाले का, I इंटू A², इसमें तो कोई चेंज नहीं है। डायरेक्शन बताओ, एक्स जेड प्लेन में है ये, अगर ये एक्स जेड प्लेन में है तो नॉर्मल कहां आएगा, वाई की डायरेक्शन में, मतलब क्या लिखूं, जी कैप। ऐसा लिखना चाहिए था इसे हमें, समझ आया। तो ये सारे थे हमारे पास जितने भी डिफरेंट टॉपिक एक्सेप्ट गैल्वेनोमीटर एंड टॉर्क, दोनों एक साथ ही होते हैं वैसे भी।